Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the moment of inertia of rigid body. In previous class, we have studied about the introduction of rotational moment और the moment of inertia. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि कैसे क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे और हमने ये भी देखा था थोड़ा सा कि क्या हो रिजिड बॉडी किसी अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है एट अ डिस्टेंस r तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता था मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे निकालते थे। आज हम रिजिड बॉडी के ये निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो हमने डेफिनेशन बता दिया था, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। डेफिनेशन क्या होता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट मासेस हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है और रेस्पेक्टिवली rn डिस्टेंस पे है mn पार्टिकल, राइट? तो कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ masses of the various particles and a square of their perpendicular distance from the axis of rotation, right? तो जितने भी मासेस हैं उनके रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो वो आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट, राइट? तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3, आप इसको ऐड कर देंगे, ये आपका निकल आएगा, ठीक है? चलिए, और किसके अबाउट है ये ओजेड के अबाउट है। ये मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है ओजेड के अबाउट, राइट? तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? पहली बात तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा क्योंकि इसमें r भी है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो mr स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? m का किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट और ये है एसआई यूनिट। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं, सो इजी। अब कह रहा है कि इट में बी पॉइंटेड आउट दैट द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द एक्सिस ओजेड ओनली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स चेंजेज। अब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो ऊपर या नीचे तो ऑब्जेक्ट हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है और ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यानी कि जो r है वो x कंपोनेंट r वाला चेंज हो रहा होगा या r का y वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा। r का z वाला कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रही है ना ही तो जीरो नीचे आ रही है। ये तो सिर्फ इसी के अबाउट रोटेट कर रही है। तो जब इधर आएगा तो x वाला और जब इधर जाएगा तो y वाला कंपोनेंट चेंज होगा। इसका मतलब है कि जो आर आई स्क्वायर है एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्या है? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर है। मतलब कि उस पॉइंट मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में, ये आर आई का स्क्वायर है। अगर वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तब दोस्तों, अगर वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेट कर रहा है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? एम आई समेशन आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही इक्वेशन हो गया। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, आर आई की जगह एक्स आई वाई इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया दोस्तों? आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, सिर्फ चेंजिंग हो रही है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के डिस्टेंस में, ठीक है ना? चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है रेडियस ऑफ जाइरेशन की। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन? तो दोस्तों याद करिए, हम जब सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था तो वहाँ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी पढ़ा था कि क्या होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
हमने ये भी कहा था कि अगर कोई रिजिड बॉडी स्पेस में अगर मूव कर रही है, तो हम उसके मोशन को पढ़ने के लिए ये मान करके चलते हैं कि उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास जो होगा, सपोज करते हो कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, राइट? ध्यान से सुनिएगा इसको। सपोज करते हैं कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और फिर हम वहीं से सारी चीजें डिराइव करते थे, समझते थे चीजों को। तो जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आई आर आई निकाल रहे हैं, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का ऐड करके और फिर सम कर दे रहे हैं उसका हम। क्या अगर हम सपोज किया जाए कि इस पॉइंट पर, सपोज करिए ये एक्सिस है आपका, ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, सपोज करिए कि इस पॉइंट पर इस होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड है, सपोज करिए कि ये कंसंट्रेटेड है, तो इस पॉइंट का इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा ना, सपोज करिए कि वो ये है, तो इस के को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडियस ऑफ gyration, यानी कि रेडियस ऑफ gyration इज नथिंग बट द perpendicular distance from a point where the whole mass of the system of particle is supposed to be concentrated. ध्यान से सुनिएगा कि the radius of gyration is a perpendicular distance from the point where the whole mass of the system of particles or the whole mass of a rigid body is supposed to be concentrated. अगर उस वहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन हो जाएगा। कहता है ये इस निकालने में पाया गया है कि जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जाइरेशन के थ्रू निकालेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ perpendicular distance from the individual particle about from the axis of rotation, आप दोनों को निकालिए तो इसमें पूरा मास आप ऐड कर दीजिए और एम के स्क्वायर निकालिए ऐसे। तो कहता है कि ये दोनों दोस्तों बिल्कुल सेम होता है, मतलब कि आप इंडिविजुअल इनर्शिया निकाल करके सबको ऐड करिए या टोटल मास इनटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर कर दीजिए, देखेंगे क्या कि दोनों वैल्यू सेम आती है, दोनों वैल्यू सेम ही आती है। इसका मतलब ये है कि एम के स्क्वायर बराबर m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। तो आप रेडियस ऑफ जाइरेशन का एक बार डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच whole mass of the body were supposed to be concentrated. The moment of inertia would be same as with the actual distribution of mass of a body in the form of constituting particles. ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज है ये वही चीज कह रहा है। अब सपोज करिए कि उस रिजिड बॉडी में टोटल n पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल है दोस्तों? टोटल n पार्टिकल्स हैं। तो m के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? m1r1 स्क्वायर प्लस कहाँ तक mn स्क्वायर। तो कितने हैं ये टर्म? m कितना है? m1 m, सपोज करिए सबका मास इक्वल है और n पार्टिकल्स हैं, तो सबका मास इक्वल है मतलब m1 m2 m3 सपोज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, ठीक है दोस्तों। m क्रॉस n, क्रॉस नहीं, यहाँ तो सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों। तो m इंटू n r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, राइट। अब सपोज करिए कि m बराबर m इंटू n है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m इंटू n अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो m इंटू n बराबर टोटल मास हो जाएगा। एक पार्टिकल का मास m है तो n पार्टिकल का कितना हो जाएगा? m इंटू n, ऐसे हमने n से डिवाइड कर दिया।
तो ये चीज किसके बराबर हो गई? m के बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि m के स्क्वायर बराबर क्या आ गया? m इंटू, ठीक है, यहां से रेडियस ऑफ जाइरेशन बराबर क्या आ गया? r1 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n, ठीक है ना। ये एक्चुअली है क्या? रूट मीन स्क्वायर इसको कहते हैं दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आप निकालते कैसे हैं? एक यहां से तरीका आ गया कि जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल हैं सबको आप ऐड कर दीजिए, स्क्वायर का ऐड करिए, और जितने हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए, उनका रूट ले लीजिए, वहां से आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल आएगा, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Thus, the radius of gyration of a body about an axis of rotation may also be defined as the root mean square distance of the particle from the axis of rotation, and its square when multiplied with the mass of the body gives moment of inertia of the body about its axis। ठीक है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ये तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ gyration is also defined as the root mean square distance of the constituting particle from the axis of rotation। This is radius of gyration। अब फाइनल चीज कि I बराबर एम के स्क्वायर, यानी कि एक बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये के कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है। अगर R1 R2 R3 इन सब में चेंज होता है तो के भी चेंज होगा, तो के इज नॉट कांस्टेंट, इट मे चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब उस रिजिड बॉडी के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके हिसाब से रेडियस ऑफ gyration चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज द मैनर इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, मास पे तो डिपेंड करता है, साथ ही ये हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस बात पे वो डिपेंड करता है। और दूसरा कि द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, जो मैंने बताया यही बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपका फॉर्मूला है, प्रिंसिपल फार्मूला, आप इसको याद रखिए, हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां काम आएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें विदा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।